Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Golden Figure. So this is the very first video from the series of videos which we are going to shoot here. Now, actually क्या है कि ये हमारी पहली वीडियो है and is on the accounts. When I was a student और जब मैं accounts पढ़ती थी तो accounts is one of my favorite subjects. And this series and this channel is just a try from my side कि आप सबका भी ये एक favorite subject जो है वो बन जाए. तो इसीलिए हम यहाँ पर अपने कॉमर्स के तो क्लास 11th एंड क्लास 12 जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं बीएसटी इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं सो दैट वो आपको इजीली समझ आ जाए एंड यू विल नॉट फील कि ओ माय गॉड ये क्या ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, अपना पहला टॉपिक जो हम इस चैनल पे करने वाले हैं, इट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं इट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. देखो, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मीन्स की टर्म जो हम पढ़ेंगे इस अकाउंट्स में. देखो, टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आप जितना भी अकाउंट्स पढ़ोगे और जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे टर्म्स जो हैं वो आपके काम आएंगी ही आएंगी. ठीक है, अभी अकाउंट्स क्या है ना. पर टर्म्स करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. अभी देखो, अकाउंट्स है क्या. अकाउंट्स इज बेसिकली अ लैंग्वेज. ठीक है, अकाउंट्स क्या है. अकाउंट्स एक लैंग्वेज है बिजनेस. ठीक है, बिजनेस की लैंग्वेज है. जैसे आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, पंजाबी बोलते हो. ठीक है ना, वैसे ही अकाउंट्स जो है वो एक लैंग्वेज है, वो बिजनेस की लैंग्वेज है. ठीक है, जब भी कोई पर्सन अपना बिजनेस ओपन करता है या फिर अपना कोई शॉप वगैरह ओपन करता है तो वो चाहता है कि उसे पता हो कि उसका बिजनेस जो है हाँ जी, तो वो चाहता है कि उसे पता हो कि उसका जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है. ठीक है, वो उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है. या फिर उसका जो बिजनेस है उसके एसेट्स उसके पास कितने हैं, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है. तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें पता चलती है अकाउंट से. ठीक है, सो अकाउंट्स क्या है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारे बिजनेस की. हम इस फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं. जैसे बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, सुना तो आपने होगा ही. ठीक है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए. तो ये सब कुछ आप अपना इस क्लास में जो है क्लास 11th में आप पढ़ लोगे. लेकिन आज हम जो करेंगे बहुत ही बेसिक चीज करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, आज हम बहुत ही बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे विच इज आर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हम क्यों कर रहे हैं, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. द रीजन इज वेरी सिंपल कि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक वर्ड्स जो हैं वो उस लैंग्वेज की पता होनी चाहिए. तो इसमें भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए सो दैट आपको जब अकाउंट्स करो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म वी हैव बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो पहली टर्म आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन. अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है. बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में जो भी कोई चीज हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है. फॉर एग्जांपल कि राम है, ठीक है, उसने एक अपनी स्टेशनरी शॉप खोली. ठीक है, तो राम जो है उसने अपनी एक स्टेशनरी शॉप खोली. अब यहाँ पर वो डील कर रहा है गुड्स में, किसमें, पेन पेंसिल, ठीक है, बुक, ये सब चीजों में वो जो राम है वो डील कर रहा है. अब यहाँ पर राम जो है वो अपनी दुकान को चलाने के लिए पहले स्टॉक खरीद रहा है, फिर अपना स्टॉक बेच रहा है. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली ट्रांजैक्शन होती हैं जो जो की जाती हैं बिटवीन द
बिजनेस एंड आउटसाइड पर्सन। ठीक है, तो अगर राम अपना सामान किसी दूसरे पर्सन को, सपोज विजय को, बेच रहा है, तो वो क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, राम जो है वो सामान अजय से खरीद रहा है, तो वो क्या है, वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है, गुड्स को और सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन द बिजनेस एंड आउटसाइड पर्सन, तो वो क्या होता है, वो होती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, अभी ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अभी ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये दो तरीके से की जा सकती है। ठीक है, या तो कर लो कैश पे या कर लो क्रेडिट पे। अभी कैश पे मतलब पेमेंट इमीडिएटली मिल जाएगी हमें, तो कैश पे क्या होगा, ठीक है, राम गया, अभी राम एक दुकान पे गया, ठीक है, सपोज विजय के पास गया, अभी वो विजय के पास गया, विजय होलसेलर, उसने अपने दुकान का सारा सामान जो है वो विजय से लिया एंड उसी टाइम पे कैश बेसिस पे पेमेंट कर दी। ठीक है, इमीडिएटली कैश बेसिस पे पेमेंट कर दी, दैट इज कैश बिजनेस ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट पे क्या होती है कि जो पेमेंट मिलती है वो हमें लेटर ऑन मिलती है। ठीक है ना, बाद में पेमेंट मिलती है। क्रेडिट क्या होता है कि उधारी पे सामान है, तो उसी टाइम पे हमें पेमेंट नहीं मिलेगी। क्रेडिट पे जो होते हैं सामान जब लिया जाता है या बेचा जाता है, तो उसमें पेमेंट जो है वो हमें बाद में मिलती है। अभी राम के पास जो है वो अजय आया, ठीक है, एंड अजय ने सामान लिया उधार पे, क्रेडिट पे लिया, और अगर उसे 10 दिन बाद 20 दिन बाद पेमेंट मिली, तो वो क्या हो गया, हमारी क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, डीलिंग जब हम करते हैं, बिजनेस जब डील करता है किसी आउटसाइड पर्सन के साथ, तो वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। वो कैश पे भी हो सकती है, वो क्रेडिट पे भी हो सकती है, दोनों ही बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है जी, देन सेकंड टर्म वी हैव इज प्रोप्राइटर। अभी प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर इज द पर्सन जो बिजनेस इनिशिएट करता है। ठीक है, वो इनिशिएट बिजनेस, ठीक है, जो अपना बिजनेस खोल रहा है, जो बिजनेस बना रहा है, वो प्रोप्राइटर है। अब यहाँ पर जो राम है उसने स्टेशनरी की शॉप खोली है, तो राम जो है ही इज द प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर इज द पर्सन जिसने बिजनेस खोला है। ठीक है, जिसका बिजनेस है, ही इज द प्रोप्राइटर। ठीक है, जो पर्सन अपनी जमा पूंजी लगा रहा है, जो पर्सन अपने पैसे लगा रहा है बिजनेस में, वो प्रोप्राइटर होता है। Then third we have is goods। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, देखो, गुड्स वो आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो सामान होता है, वो चीजें होती हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि खरीदे जाते हैं रीसेल करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो गुड्स में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, गुड्स में सिर्फ वो आर्टिकल्स आते हैं जो रीसेल करने के लिए खरीदे जाते हैं। ठीक है, जो चीजें रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी जाएंगी वो गुड्स में नहीं आएंगी। ठीक है, अभी राम जो था उसकी स्टेशनरी की दुकान है, अगर वो पेन खरीद रहा है, पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है, और बुक्स खरीद रहा है, तो वो सब क्या है, वो सब अगर वो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, तो फिर वो जो चीजें हैं वो गुड्स में आएंगी। लेकिन मान लो कि राम ने लैंड खरीदी, ठीक है, जिसके ऊपर उसे दुकान बनानी है, वो जमीन खरीदी उसने, ठीक है, या फिर उसने वहां पे बैठने के लिए चेयर्स ली, टेबल्स लिए, ठीक है, एक अच्छा सा लैपटॉप लगाया अपने दुकान पे, ठीक है, देन फर्नीचर जिसमें वो बुक्स रखेगा, पेन पेंसिल रखेगा, जो जो भी फर्नीचर है, ठीक है, वो सब कुछ उसने इंक्लूड किया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये राम ने अपनी स्टेशनरी शॉप पे रखी हैं, वो उसके एसेट्स हैं। ठीक है, वो जो ये जो चीजें हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, पेन पेंसिल बुक्स ये सब चीजें तो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, तो ये गुड्स होंगी। लेकिन लैंड, चेयर, टेबल्स, लैपटॉप, फर्नीचर, ये सारी चीजें वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं,
तो ये सब जो है ये गुड्स में नहीं आता। गुड्स में सिर्फ वो चीजें आएंगी जो रीसेल करने के लिए बिजनेस खरीद रहा है, ठीक है। जो चीजें रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी जाती, ठीक है, जो चीजें रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी जाती वो गुड्स में नहीं आती, ठीक है जी। तो गुड्स में वही चीजें आएंगी जो एक दुकानदार जो है या एक बिजनेसमैन जो है वो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक पर्सन है, उसका फर्नीचर का बिजनेस है। अभी यहाँ पर अगर वो कुछ भी फर्नीचर का खरीद रहा है, सपोज बेड खरीद रहा है या चेयर्स खरीद रहा है, टेबल खरीद रहा है, एंड ये सब चीजें वो खरीद रहा है रीसेल करने के लिए, तो ये सब गुड्स होंगी। वहीं अगर उसने लैंड खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, ठीक है, या टूल्स खरीदे हैं जिससे वो ये सब जो भी फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं, तो वो सब क्या होगा, वो सब गुड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ये सब चीजें किसके लिए है, ये सब चीजें रीसेल करने के लिए है, बट ये सब चीजें रीसेल करने के लिए नहीं है, तो ये सब जो है वो गुड्स में नहीं आता। क्लियर? द नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉक। गुड्स क्लियर हो गया क्या होता है? जो चीजें हम रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं वो सब गुड्स में आता है, जो रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं वो गुड्स में नहीं आता है। अभी स्टॉक क्या होता है? देखो, जब किसी दुकानदार ने, किसी बिजनेसमैन ने कोई चीजें खरीदी, ठीक है, उसने गुड्स खरीदी। अब जरूरी नहीं है कि अगर उसने गुड्स खरीदी हैं तो एंड ऑफ द ईयर तक सारी की सारी गुड्स जो है वो बिक जाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसने जो भी सामान खरीदा है सारा का सारा सामान जो है वो बिक जाएगा, वो सेल हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ सामान जो है एंड ऑफ द ईयर तक, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक बच जाए। अभी इतना तो आपको पता है ना कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और 31 मार्च को जो बुक्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं अकाउंट्स की, एंड 1 अप्रैल को दोबारा से नए साल की नई बुक्स जो है वो खुलती है। जैसे आपका सेशन होता है वैसे ही अकाउंट्स की बुक्स होती हैं जो एक साल के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। अब गुड्स जो खरीदी है जरूरी नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर सारी के सारे जो सामान है वो बिक जाए, ठीक है। कुछ सामान जो है वो बच जाएगा जो वो नेक्स्ट ईयर तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, अगले साल बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुड्स बच जाते हैं, ठीक है जी, जो गुड्स बच जाते हैं वो हमारा स्टॉक होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि जो गुड्स बच जाएंगे वो हमारा स्टॉक होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, इसमें दो चीजें आती हैं, दो टर्म्स आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो, इतना तो पता चल गया है कि जो स्टॉक है वो गुड्स ही होती हैं, जो गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाती हैं वो सब हमारी स्टॉक होती हैं। अब स्टॉक में दो चीजें आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अब 31 मार्च को जब हम बुक्स बंद करेंगे अपने अकाउंट्स की, तो ये जो गुड्स हैं ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। 31 मार्च को जब हम अपनी बुक्स बंद करेंगे तो ये जो गुड्स हैं, जो बची हुई गुड्स हैं, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। लेकिन वही जब हम नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मान लो ये 2024 है, तो 2024 की बुक्स जब बंद की तो 31 मार्च 2024 को जो गुड बची हुई थी, ठीक है, जो स्टॉक बचा हुआ था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। एंड नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2025 को जब हम अपनी न्यू साल की नई बुक्स ओपन करेंगे तो यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक बनेगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, स्टॉक इज नथिंग, स्टॉक इज गुड्स। जो एक साल में गुड्स नहीं बिकी, ठीक है, जो बच गई वो ही गुड्स हमारी स्टॉक बन गया, ठीक है। और जब बुक्स बंद हुई 31 मार्च 2024 को, तो वो स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और जब नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट दिन, ठीक है, नए साल की बुक्स ओपन होती हैं तो यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक बन सकता है। इज इट क्लियर? इतना ही है, कुछ डिफिकल्ट और कुछ ज्यादा नहीं है। देन वी हैव इट एग्जांपल्स, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा राम है, उसकी स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है जी। एक एग्जांपल मैं इसलिए रख रही हूँ सो दैट चीजें क्लियर हो जाती हैं एक एग्जांपल से, ठीक है, बिकॉज यू कैन रिलेट विद दैट एग्जांपल। हर एक चीज में, हर एक
टर्म में अलग अलग एग्जाम्पल से शायद आप रिलेट ना कर पाओ, इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल रखी हूँ या दो रखूंगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो राम की ये जो स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, अब यहाँ पर वो सपोज अगस्त में सामान लेके आया, ठीक है, नया सामान लेके आया, नई नई दुकान खुली है, नया लेके आया। अब हो सकता है सारा सामान बिक जाए, लेकिन नहीं बिका। ठीक है, मार्च 31 को अब बुक्स तो बंद करेंगे ना, तो ये जो बचा हुआ माल है ये क्या है, ये उसका स्टॉक है। ठीक है, जब बुक्स क्लोज की यानी कि 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज की, तो ये उसका स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर दैट इज 1 अप्रैल 2025 को जब बुक्स खुली, तो यही क्लोजिंग स्टॉक उसका ओपनिंग स्टॉक बन गया। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट, अच्छा अभी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, अभी स्टॉक में भी हमारे पास 3 तरह के स्टॉक जो है वो होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास जो स्टॉक है, ठीक है, वो हो गया हमारा 3 तरह के स्टॉक हमारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अभी हमारे पास 3 तरह के स्टॉक होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। ठीक है, ये 3 तरह के स्टॉक अभी हमारे पास होते हैं। अभी रॉ मटेरियल कौन सा स्टॉक होता है? अभी रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल इज बेसिकली दैट मटेरियल जिससे कि हम अपने फिनिश्ड गुड्स जो है वो तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फर्नीचर की दुकान है, वो एक कारपेंटर है, ठीक है, तो अभी जो कारपेंटर है वो यूज करेगा, क्या यूज करेगा, नेल्स यूज करेगा, जैसे कील वगैरह हो गए, वुड्स हो गई, पॉलिश हो गई, तो ये सब चीजें यूज करके वो जो है हाँ रेडीमेड जो फिनिश्ड गुड्स हैं, बेड, चेयर्स, टेबल्स वगैरह, ये सब चीजें बनाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब बेसिकली वो चीजें जिससे कि फिनिश गुड्स जो है वो तैयार होते हैं। ठीक है, एंड देन वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है कि अगर कारपेंटर जो है, ठीक है, वो फर्नीचर तैयार करना है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा फर्नीचर जो उसने स्टार्ट किया है वो तैयार ही हो गया हो। ठीक है, कुछ गुड्स हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो आधे बने हो, पूरे बने ही ना, तो वो क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो जिसमें काम चल रहा है। ठीक है, एंड फिनिश गुड्स में क्या चीजें आएंगी, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका। ठीक है, टेबल्स हो गए, सोफास हो गए, बेड्स हो गए, चेयर्स हो गई, अब ये सब क्या है, ये तैयार हो चुके हैं, तो ये सब क्या है, ये फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो स्टॉक में जब हम अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक लिखते हैं ना, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग भी लिखते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ये तीनों चीजें बता, दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने यहाँ तक किया है, बाकी नाम की टर्मिनोलॉजी जो है 2-3 पार्ट्स में सारी टर्म्स जो है वो आपको क्लियर करवा दूंगी, कवर करवा दूंगी, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे which is business concepts and convention. अभी यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, you can ask me, and for more such videos do subscribe my channel, like my video। इसके नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे आपको मिल जाएंगे, you can check it out from there। Thank you guys।